साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि हम वन डे यानी वन डे लास्ट डेट का रिवीजन नोट्स लेकर आते हैं। लास्ट डेट का रिवीजन नोट्स का मतलब ये है कि ऐसा नोट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब इन सेम एग्जाम आप देने जा रहे हो और उसी दिन की स्टडी आप कर लें तो उसमें सफिशिएंट कवर रहता है, जो आपको कंप्लीट डिटेल दे देगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है आपके एग्जाम में, एक्सटर्नल एग्जाम में। इसको पढ़ के जाते हैं तो आप कंप्लीट लिख पाएंगे, चाहे वो सीआरपीसी हो, चाहे सीपीसी हो, चाहे हिंदू लॉ हो, चाहे मुस्लिम लॉ हो, चाहे कोई भी जो है माइनर या मेजर लॉ हो, जो एलएलबी स्टूडेंट के कोर्स करिकुलम में है, यानी उनके सिलेबस में है, यानी उनके कोर्स करिकुलम में है। सिलेबस बेस्ड बिल्कुल टॉपिक है, डिट्टो ऑन सिलेबस पे है। कुछ भी इससे बाहर आने वाला नहीं है। तो आप सबको बिल्कुल बिना हेडेक के, बिना टेंशन के, बिना किसी तरह के हेजिटेशन के इस वीडियो को सेव कर लेना चाहिए, माइंड में रख लेना चाहिए और कंप्लीट अच्छे से देखना चाहिए। 2 3 4 बार व्यू कर लेना चाहिए। अगर एग्जाम से पहले आप देख लेते हैं, 2 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, या फिर 1 महीना पहले देख पा रहे हैं, 2 3 4 बार 5 बार रिवाइज कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको एकदम परमानेंट रिवाइज हो जाएगी। यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपका काम ये होगा कि इसको जो है, जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हैं उस दिन 2 3 बार इसको स्टडी करें। वीडियो बहुत ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटे का है और इस तरह का आपको 2 वीडियो देखना है। उसमें आपका पूरा कंप्लीट सीआरपीसी रिवाइज हो जाएगा और इसके बाद आपको कमांड होगा ओवर, जब आप एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम हॉल में आप पेपर दे रहे होंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए आप देखते हैं सिलेबस को। आपसे एक ही अनुरोध है कि आप थोड़ा सा हमारा उत्साहवर्धन के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को। मित्रों, सेक्शन सीआरपीसी का जो ये चैप्टर है 1973 का, इसमें हम देखने जा रहे हैं डिटेल में क्या है। इन इंडिया स्टेब्लिश स्ट्रक्चर अथॉरिटी वेरियस क्रिमिनल कोड, दिस फ्रेमवर्क इज क्रूशियल अंडरस्टैंडिंग हाउ क्रिमिनल जस्टिस इज एडमिनिस्ट्रेड। जो सीआरपीसी है ये सब्सटेंसिव लॉ है। इसका मतलब ये क्या करेगा, ये करेगा जो लॉ बने हुए हैं उनको इन्फोर्स कराने का काम करेगा। इन्फोर्स कैसे होगा उसकी बात करता है ये। इन्फोर्स कैसे होगा उन्हीं की बात करता है ये। तो उन्हीं की बात जब करता है ये तो उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। क्या है मेन मेन प्रोसीजर देखते हैं। द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इन इंडिया स्टेब्लिशेस द स्ट्रक्चर, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ वेरियस क्रिमिनल कोड। स्ट्रक्चर और अथॉरिटी, यानी स्ट्रक्चर क्या होगा उसका, किस तरह से इन्फोर्स होगा, और क्रिमिनल कोड की अथॉरिटी क्या होगी। क्रिमिनल कोड का स्ट्रक्चर क्या होगा, साथ में क्रिमिनल कोड की अथॉरिटी क्या होगी, ये चीज डिसाइड करता है कौन सा, ये डिसाइड करेगा आपका सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब ये है दिस फ्रेमवर्क इज ए क्रूशियल अंडरस्टैंडिंग। ये जो फ्रेमवर्क है पूरा, जो ये पूरा पूरा बुक है, ये एक तरह का फ्रेमवर्क है। उसी टेरिटरी और बाउंड्री में हमको काम करना है, उसी टेरिटरी और बाउंड्री में काम करना है। पब्लिक का वेलफेयर देखना है, साथ में जस्टिस, फेयर जस्टिस करना है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। तो आउटलाइन द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये क्या करेगा। पहली बात तो जस्टिस को एडमिनिस्टर करेगा। कैसे कैसे करेगा, पावर दिखाता है, कौन से जज की, कौन से पुलिस की, कौन से पब्लिक ऑफिसर की कितनी पावर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेदारियां क्या है। उसके बाद दिखाता है आगे कि एंड हाउ द जुरिडिक्शन, और उनका जो न्याय क्षेत्र है यानी कार्य क्षेत्र है अलग अलग कोर्टों का, वो क्या है। इसके अलावा डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसके कॉन्स्टिट्यूशन का, कैसे बना हुआ, कितना पावर है, क्या क्या सिस्टम है। आइए बिना लेट के हुए देखते हैं। पहला है टाइप्स ऑफ क्रिमिनल कोड अंडर द सीआरपीसी। टाइप्स ऑफ क्रिमिनल कोड कितने होंगे। एक है सुप्रीम कोर्ट जो कि हाईएस्ट अपेक्स कोर्ट है, आप लोग जानते होंगे। इसके अलावा हाई कोर्ट है। ये हाई कोर्ट क्या होता है, विद इन द स्टेट में, किसी राज्य में उसका अपेक्स कोर्ट होता है। सेशन कोर्ट क्या होता है, किसी डिस्ट्रिक्ट में उसका अपेक्स कोर्ट होता है, हैंडलिंग द सीरियस ऑफेंसेज के लिए। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट कहते होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही सब कोर्ट होता है। और इसमें क्या होता है, लेस सीरियस ऑफेंसेज देखे जाते हैं। सेशन कोर्ट में वेरी सीरियस ऑफेंसेज देखे जाते हैं, इसमें लेस सीरियस ऑफेंसेज को हैंडल करता है। जिनकी सजा स्पेशली जो है 7 साल से कम होती है उनको देखता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या होता है, गवर्नमेंट चाहे तो डिफरेंट डिपार्टमेंट में कहीं जरूरत पड़े जहां पे, वहां पे एग्जीक्यूटिव यानी प्रबंधन, प्रबंधन का मजिस्ट्रेट नियुक्त कर देती है। जैसे कि कंपनी के लिए, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के लिए, या फिर जो है कोई जरूरत पड़े तो और डिफरेंट जरूरत के अनुसार एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे के उसको एक अलग से कोर्ट स्टेब्लिश कर देती है। जिसका काम कौन करता है, वो करता है लोकल जुरिडिक्शन टाइप का बना दी जाती है। तो ये है हमारे पास 5 तरह के कोर्ट हो गए।
आइए हम देखते हैं और डिटेल में। सुप्रीम कोर्ट ऑन इट्स पावर, सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट विद अपीलिएट जुरिडिक्शन ओवर द हाई कोर्ट। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट है, देश का सबसे बड़ा कोर्ट है। इसका जो जुरिडिक्शन है वो अपीलिएट जुरिडिक्शन, यानी हाई कोर्ट के केसेस की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। हाई कोर्ट की डिसीजन की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। तो इसका जो है जुरिडिक्शन है, पावर है क्या, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है ये कि हाई कोर्ट के फैसले को ओवरव्यू करे, देखे, जुरिडिक्शन को देखे, ध्यान दे, इन सब चीजों के, यानी स्टेट के कोर्ट जो अपेक्स कोर्ट है उन पे एक तरह का मॉनिटरिंग का काम करेगी ये सुप्रीम कोर्ट। और साथ में स्टेट के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट मैटर को भी देखती रहती है समय समय पर। इट हैज द ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन सर्टेन एक्सेप्शनल केसेज एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑन मैटर रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट। ज्यादातर केस में ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, सर्टेन एक्सेप्शनल केस में ज्यादातर केस में ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन देखती है जो कि हाई कोर्ट से आते हैं इन जनरल। और कुछ केस में जो है एक्सेप्शनल केस में क्या है कि डायरेक्ट जो लायर्स होते हैं वो स्टेट के मैटर्स को, पब्लिक के मैटर्स को सीधा सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं। तो ये भी होता है। इसके अलावा कोई जो एक्सेप्शनल केस होता है उसमें एडवाइजरी मैटर को सीधा प्रेसिडेंट रेफर कर दें कि मुझे एडवाइस दो, मुझे सलाह दो, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह देने के लिए वहां पर रेफर करेगी किसी न्यायाधिकरण प्रकरण को, किसी जुडिशियल सिस्टम का कोई जरूरत पड़ी तो। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंदर सीआरपीसी इंक्लूड अथॉरिटी। अब सुप्रीम कोर्ट का पावर क्या कहता है, और सुप्रीम कोर्ट का सीआरपीसी में क्या दिया गया है? सीआरपीसी जैसा हमने बताया था ये सब कुछ डिफाइन करेगा, किसकी क्या बाउंड्री है, किसकी क्या लिमिट है। एक तरह का लक्ष्मण रेखा टाइप का ये बुक है। सिर्फ की लिमिट बताएगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल की, जज की, वकील की, सबकी एक तरह का लिमिट बताएगा। तो ये देखिए, इंटरप्रेटेड द लॉ, इसका काम है लॉ को इंटरप्रेट करना है, लॉ को सही तरीके से फॉलो अप में लेना। इशू द रिट, कोई भी रिट इशू करना। रिट का मतलब कोई भी कोर्ट का, पब्लिक सोसाइटी का, और डिफरेंट टाइप के जरूरत के अनुसार गाइडलाइंस का, जरूरत के अनुसार जो है सामाजिक वेलफेयर का कोई रिट इशू करना। रिट मतलब एक तरह का ऑर्डर जारी करना कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी करेगा, वो फॉलो अप लिया जाएगा। जैसे कि अभी आप दिल्ली में पोल्यूशन इम्प्रूवमेंट हो गया तो ग्रैब 4 लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि अभी पब्लिक वेलफेयर के लिए 450 AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 450 हो गया है, जो इन जनरल 100 के अंदर होना चाहिए। जैसे कि न्यूयॉर्क या बड़े सिटीज का है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करने वाली सिटीज है, उसमें ज्यादातर सिटीज में आप देखोगे AQI का स्पेशल पैटर्न है, क्योंकि वो सीवियर कंडीशन बना देता है पब्लिक के जीने के लिए। उसको जो है बॉडी में, उसके जो है रहन सहन में एक तरह का इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार और डिफरेंट टाइप की डिजीज पैदा होने लगती है। स्पेशली दिल्ली एनसीआर में ये प्रॉब्लम आ चुकी है, और इसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को इंटरफेयर। आइए देखिए अब हाई कोर्ट को। तो पब्लिक वेलफेयर को देखती रहती है, हमने सुप्रीम कोर्ट को देख लिया। अब हाई कोर्ट का क्या है काम? हाई कोर्ट, ईच स्टेट इन इंडिया हैज हाई कोर्ट विच हैज हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट। स्टेट में हाईएस्ट कोर्ट है, जैसा कि हम सबको पता है। इसका क्या है? इसका काम है अपीलीट, रिवीजन, सुपरवाइजरी, जुरिडिक्शन ओवर द लोअर कोर्ट। यानी ये एक तरह का मानिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट जो भी होंगे, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर जो है क्या कहते हैं एसडीएम कोर्ट, इन सबको, या फिर सिविल कोर्ट के मैटर्स को, इन सबको, इन सबकी अपील को, यानी कोई भी डिसीजन दिए हैं या कोई भी प्रॉब्लम है, पब्लिक को लगता है कि यहाँ पर हमारा जस्टिस नहीं मिल रहा, तो उसकी अपील सीधा हाई कोर्ट में की जाती है। या फिर किसी भी डिसीजन के रिव्यू के लिए यहाँ पर दिया जाता है हाई कोर्ट में। या फिर सुपरवाइजरी एक्शन कोई हो, जो जो सुपरवाइजरी एक्शन कब करता है लोअर कोर्ट पर, जैसे कि कोई कोर्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, हाई कोर्ट इन्फोर्स करा सकता है उस कोर्ट से कि आप सही से काम करो, सही से नियम कानून को पालन कराने के लिए और व्यू को देखने के लिए केसेज को। अंडर सीआरपीसी हाई कोर्ट हैव द अथॉरिटी टू मॉडिफाई, कंफर्म, ओवरटर्न द डिसीजन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। सीआरपीसी के अंदर पावर है, सीआरपीसी में ये हाई कोर्ट के पास पावर दी गई है कि जो स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, स्पेशली लोअर कोर्ट होते हैं, उन लोअर कोर्ट के डिसीजंस को मॉडिफाई कर सके, कंफर्म कर सके, ओवरटर्न कर सके जो डिसीजन दी गई है, यानी बदल सके। इन सब की पावर किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है। दे हैव आल्सो पावर टू रिवीजन,
सेक्शन नंबर 397 से 407, 397 सीआरपीसी से 407 402 सॉरी 397 से 402 सीआरपीसी के सेक्शन में दी गई है। इनहेरेंट पावर अंडर द सेक्शन 482 प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट टू सिक्योर द एंड जस्टिस। यहाँ पर दिया गया है कि इसका पावर है रिवीजन का पावर किसके पास है? हाई कोर्ट के पास। कहीं पे भी अगर कोई डिसीजन गलत दे दिया गया है, कोई किसी के पास न्यायाधिकरण में न्याय के दौरान कोई इन्फ्लुएंस हो गया है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है तो इन्फ्लुएंस के चांसेस बहुत ज्यादा है किसी भी जुडिशियल सिस्टम में। इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम है ह्यूमन बीइंग की वजह से। हम कभी कभी ऐसा होता है रिश्ते नाते करीबी या फिर डिफरेंट टाइप के इन्फ्लुएंस सोसाइटल के, धमकी, थ्रीट, बहुत सारे इन्फ्लुएंस होते हैं। एक पब्लिक जो जस्टिस के लिए बैठा, जज बन के बैठा, उस पर भी डिफरेंट टाइप के सोसाइटल प्रेशर है, जैसे कि थ्रीट हो गया, पैसे का इन्फ्लुएंस हो गया, और इसके अलावा जो है रिश्ते नाते और सब चीजों का इन्फ्लुएंस, कोई करीबी इन्फ्लुएंस हो गया। इन सब इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है डिसीजन को ओवरटर्न कर दे। तो इस ओवरटर्न डिसीजन को कहीं भी ऐसा नहीं सिस्टम है कि आप इसको रिव्यू ना कर सको। इसके रिव्यू के लिए अलग से प्रोविजन है कि कहीं भी ऐसा ना हो जस्टिस गड़बड़ हो जाए। जस्टिस गड़बड़ी को रिमूव करने के लिए, जस्टिस में मिस लीड को रिमूव करने के लिए ये 397 से 402 को सीआरपीसी में है। और नया वाला जो आपका आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें ये कहाँ आएगा? आप देखेंगे इसमें जो है ये आएगा आपका 397 से लेके सीआरपीसी में जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 397 का सीआरपीसी सेक्शन देखेंगे आप, और ये आपको मिलेगा। देखिए 397 यहाँ पर आ जाता है 397, और यहाँ पर आता है 438 में। देखिए 397 को 438 में लाया गया है, तो यानी 397 से लेकर हम जाएंगे आगे 402 तक। 402 तक तो आएगा आपका, तो ये आएगा 402 तक, 397 से 402 तक। तो यहाँ पर 338 से हो जाएगा यही जो नया वाला सेक्शन है, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये आ जाएगा 338 से लेकर, 338 से लेकर यहाँ पर आ जाएगा। आप सेक्शन से जोड़ लेंगे तो ये 342 तक जाएगा। तो 340 से 343 तक जाएगा जो भी है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जाएगा यहाँ पर, मतलब नए वाले में। तो हम सेक्शन भी बताते चल रहे हैं कौन सा सेक्शन जो अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता करंट में चल रही है, उसको देख के हमें पढ़ना है, बार बार उसको देखना है। तो वो हमें रिप्लेस करेगी, तो इस वजह से हमें बार बार उसको माइंड में रखते हुए चलना है। 397 जो सेक्शन यहाँ पर है, 338 में 338 से आपको यहाँ पर धाराएं कितनी है? कुल 5 हैं। कुल 6 हैं इनफैक्ट, चार यहाँ पर और दो ये छः, तो छः इसमें जोड़ेंगे आप। 338 से छः जोड़ेंगे तो 343 तक जाएगी। इसका मतलब 338 से 343 तक ये वाली जाएंगी। ठीक है, तो ये इनहेरेंट पावर किस लिए दी गई हमने देखा 438, यहाँ पर जो चेंज हो गया है, अभी तक करेक्शन था 338 मैंने कहा 438 है। 438 से 443 तक यानी 438 से 443 तक क्या है? ये पावर दी गई है पावर ऑफ रिवीजन के बारे में। पावर ऑफ रिवीजन क्या होता है? कोर्ट जो ओवरव्यू कर सकती है पिछले वाले डिसीजन को, जो कि लोअर कोर्ट ने दिया है। ये हाई कोर्ट के पास एक तरह का इनहेरेंट पावर है। ये कौन से सेक्शन के अंतर्गत आती है? 528, जो कि अब नए वाले में बीएनएस में, बीएनएसएस में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 528 में जाएगी। और 482 ऑलरेडी पहले से है सीआरपीसी में। तो हमें दोनों को साथ में लेके चलते हुए समझते हुए चलना है। आगे बढ़िए, सेशन कोर्ट और सेशन कोर्ट की पावर देखते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं दीज आर द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट एस्टेब्लिश सेशन ट्रायल ऑफ द सीरियस ऑफेंसेज। डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट होते हैं जो क्या करते हैं? सीरियस ऑफेंसेज को ट्रायल करने के लिए बनाए गए हैं। सीरियस ऑफेंसेज को ट्रायल करने के लिए सेशन कोर्ट बनाया जाता है। सेशन कोर्ट में कौन कौन होता है? सेशन कोर्ट में ये देखिए दिया गया, सेशन कोर्ट में एक सेशन जज होगा। सेशन जज के बाद जो है उसके पास हाईएस्ट अथॉरिटी होगी उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पूरे। तो इसके अलावा जिसके पास जो है असिस्टेड बाय एडिशनल जज, एडिशनल सेशन जज होगा। एडिशनल सेशन जज के बाद उसके साथ में असिस्टेंट सेशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जैसा हमने देखा सेशन जज, एडिशनल सेशन जज रिक्वायरमेंट के अनुसार दो होते हैं, इन जनरल एक होता है या दो होते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट सेशन जज जरूरत के अनुसार, जैसा भी जुरिडिक्शन और लोड के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड किया जाता है, तीन चार दो जो भी हो सके होते हैं। सेशन जज की पावर के बारे में यहाँ पर दिया गया है, आगे देखेंगे हम सेशन जज और उनकी पावर के बारे में, जो कि
दिया गया है jurisdiction of power, jurisdictions and power of the session court are defined under the section CRPC का सेक्शन 26 से लेकर 31 सेक्शन में। 26 से लेकर 31 सेक्शन में क्या दिखाता है सीआरपीसी का, कि सेशन जज और उसकी पावर क्या होगी, उसका जुरिडिक्शन क्या होगा। जैसा कि हमने देखा जुरिडिक्शन और पावर के बारे में डिफाइंड है सेक्शन 26 से लेकर 31 में। सेम एज डिफाइंड है, बिल्कुल एज इट इज डिफाइंड है 21 से 25 पर। बीएनएसएस में कोई चेंज नहीं है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये डिफाइंड है 21 से लेकर 25 में सेम टू सेम पावर के बारे में डिफाइन करा गया। सेक्शन नंबर 21 सिर्फ सेक्शन नंबर चेंज है, यानी जस्ट नंबर चेंज है। 21 से 25 में क्या डिफाइन करा गया है कि पावर और जुरिडिक्शन क्या होगी सेशन कोर्ट की और सेशन कोर्ट के जज की। तो देखिए सेशन जज की पावर क्या होगी। सेशन जज कैन इम्पोज डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर एनी टर्म अथराइज्ड बाय लॉ। सेशन जज के पास पावर है कि वो डेथ सेंटेंस पास कर सके, लेकिन उसके लिए उसे हाई कोर्ट से असेंट लेनी पड़ेगी, हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। जब भी डेथ सेंटेंस पास होगा तो उसके लिए पास करने से पहले वो हाई कोर्ट को भेजेगा। पर्टिकुलर क्राइम है, उसमें जो है मैं डेथ सेंटेंस पास कर रहा हूँ, आपका क्या व्यू है, जो डिसीजन है उसको देगा। डिसीजन को हाई कोर्ट ओवरव्यू करेगा, ओवरव्यू करने के बाद हाई कोर्ट कंफर्मेशन जब लगाएगा तो डेथ सेंटेंस पास कर सकता है। अदरवाइज लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर एनी टर्म, इन सब के लिए सेशन जज के पास पूरी पावर है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को जो कोई इस्टेब्लिश बाय लॉ में अथराइज है, जितनी भी पावर की सजा दे सकता है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो सेशन जज के पास पावर पूरी है, कंप्लीट पावर है, एक जो है जो होनी चाहिए। इसके बाद एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज के पास पावर कितनी है, आइए देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ डेथ सेंटेंस को छोड़ दी जाए, डेथ सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ सेशन जज दे सकते हैं, इसके अलावा बाकी सारी पावर इनके पास भी है। देयर पावरिंग आर लिमिटेड, पावर लिमिट कर दी गई है। क्या पावर लिमिटेड करी गई है, एडिशनल सेशन जज आर एबल टू इम्पोज मैक्सिमम पनिशमेंट एक्सेप्ट द डेथ पेनल्टी। मतलब मृत्यु दंड को छोड़कर बाकी सारी सजा दे सकते हैं। ये कौन, एडिशनल या फिर असिस्टेंट सेशन जज। आगे देखते हैं अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में आगे स्टडी करेंगे। जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते क्या हैं और कितने टाइप के होते हैं, इसको आप थोड़ा सा ओवरव्यू कर लीजिए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, दूसरा होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, तीसरा होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, चौथा होता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये जो भी चीजें हैं यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास यानी जेएमएफसी, फिर जेएमएफसी, तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इनकी पावर और जुरिडिक्शन के बारे में आगे डिटेल में हम देखेंगे इसी उसमें। तो हम देखने जा रहे हैं, अलग अलग वन बाय वन स्टडी करेंगे। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अच्छा ये कौन से में डिफाइंड है, तो आपका सेक्शन नंबर आएगा 29 सीआरपीसी का, या फिर बीएनएस का, बीएनएसएस का सेक्शन नंबर 23 आएगा, जिसमें ये डिफाइन है। क्या डिफाइन है, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट मैं थोड़ा सा ओवरव्यू कर लूँ तो बगल में यहाँ पे कंपेयरिंग चार्ट है हमारे पास। 23 में सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास, कौन सा मजिस्ट्रेट क्या सेंटेंस पास कर सकता है, 23 नंबर के सेक्शन में दे रखा है। और जो ओल्ड वाला अपना है यानी सीआरपीसी है, उसमें सेंटेंस विच में मजिस्ट्रेट पास 29 सेक्शन में दे रखा है, तो उसी को हम देख रहे हैं यहाँ पर। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर कितनी है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितनी सेंटेंस क्या दे सकते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर है सेंटेंस की, जो सेंटेंस दे सकते हैं इम्प्रिजमेंट अप टू 7 ईयर, 7 साल तक की सजा दे सकते हैं। कौन, सीजेएम। सीजेएम की पावर कितनी है, सीजेएम की पावर ज्यादातर आप देखते होंगे कोर्ट में जब जाएंगे कभी तो आप फेमिलियर होंगे, सीजेएम कोर्ट होता है। तो सीजेएम कोर्ट के पास पावर कितनी है, 7 साल तक की सजा देने की। इसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास आते हैं, इनके पास पावर कितनी है, ही कैन इम्पोज अ सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर, ये 3 साल की सजा दे सकते हैं और 10 साल 1000 रुपए तक का फाइन लगा सकते हैं। इसके बाद है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, इनके पास और लिमिटेड पावर हो जाएगी, इनके पास और भी कम पावर हो जाएगी। वो पावर इतनी है 1 साल का सजा और फाइन अप टू 5000, 5000 का फाइन लगा सकते हैं। इसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या होता है,
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जैसा कि मैंने बताया, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जहां पर 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है किसी भी सिटी या किसी भी पर्टिकुलर लोकेलिटी की, जिस भी एरिया की यानी महानगर की उस पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, वहां पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट असाइन कर सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट असाइन कर सकती है जरूरत के अनुसार। और मेट्रोपॉलिटन के मजिस्ट्रेट की पावर कितनी होती है, जितनी जेएमएफसी की होती है, सेम पावर एज द जेएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, यानी कि इनकी पावर बराबर किसके है, जेएमएफसी के। इसके मतलब ये है कि ये 3 साल तक की केस को दे सकते हैं, 3 साल की सजा जिसमें हो, और 10,000 तक का फाइन वाले केस को ये देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, पावर एंड ज्यूरिडिक्शन कोर्ट, क्रिमिनल क्या होते हैं, उनकी ज्यूरिडिक्शन क्या होती है, अब देखेंगे वन बाय वन। सीआरपीसी फर्दर स्पेसिफाई द टेरिटोरियल एंड सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। अब कौन सा सब्जेक्ट, किस टाइप का क्राइम, किस टाइप का सब्जेक्ट का क्राइम, कौन सा कोर्ट देखेगा, कौन सा जज देखेगा। जैसे कि एग्जांपल लिखिए, फैमिली से रिलेटेड इशू के लिए फैमिली कोर्ट बनाई जाती है। फैमिली से रिलेटेड इशू जैसे डिवोर्स है, तलाक है, या फिर फैमिली से रिलेटेड और भी इशू हैं, उसके लिए फैमिली कोर्ट बनाई जाती है, क्योंकि बहुत ही संगीन, बहुत ही संवेदनशील मामले होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े के मामले होते हैं, घरेलू मैटर होता है, पारिवारिक माहौल का मैटर होता है, तो उस केस के लिए अलग से ये कोर्ट बनाया जाता है, जहां पर लड़ाई झगड़े से अलग एक सिस्टम हो और वहां पर विचार विमर्श हो सके। ठीक है। दूसरा है फैमिली कोड के बाद हमने बताया ऐसे ही एक होता है एल मोटर व्हीकल एक्ट का कोड, एमवीवी एक्ट का कोड। एमवीवी एक्ट का कोड क्या होता है, अलग से डिसाइड होता है, जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट वगैरह से रिलेटेड केस होते हैं तो उसको देखता है ये। इसी तरह से रेवेन्यू कोर्ट होता है, तो आप समझ गए होंगे अब कि अलग अलग कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, इसी तरह से अलग अलग कोर्टों को डिसाइड किया गया है, उसका टेरिटरी, उसका टेरिटरी मतलब उसका एरिया कितने मैटर, कितने एरिया में किन किन थानों को देखेगा। इसके अलावा जो है उसका जो मतलब कि कौन सा केस देखेगा, पर्टिकुलर किस टाइप के केस को हैंडल करेगा कौन सा मजिस्ट्रेट, उसकी डेफिनेशन दी गई है। तो ये हम देख रहे हैं लोकल टेरिटरी एंड जुरिडिक्शन, दिस डिपेंड ऑन द एरिया असाइन टू द कोर्ट। ये डिपेंड करता है जहाँ पे कोर्ट असाइन है उसका पर्टिकुलर एरिया, कितनी एरिया को कौन कौन सा थाना को कवर करता पर्टिकुलर कोर्ट। सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन डिफाइन विच टाइप ऑफ केस, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ विच टाइप ऑफ केस कैन हियर अ कोर्ट, बेसिकली ऑफेंस सेवरिटी के बेस पर, सीरियस ऑफेंस है, कैसा ऑफेंस है, किस टाइप का ऑफेंस कौन सा कोर्ट देखेगा, इसके बारे में दिखाइए। तो दो चीजें यहाँ पर डिसाइड करी जाती हैं, पहला कि उसका ज्यूरिडिक्शन क्या है, क्षेत्राधिकार, दूसरा किस टाइप का क्राइम आप देखोगे। एक जज को दो तरह का वो देख के दिया जाता है। फिर आगे हम बढ़ेंगे इसी में। अब देखिए यहाँ पर पावर ऑफ कोर्ट एंड ट्राई ऑफेंसेज, किस किस तरह के ऑफेंसेज को कौन सा कोर्ट ट्राई कर सकता है, उसकी पावर क्या है। तो देखते हैं सेक्शन नंबर 26 सीआरपीसी का बताता है इसके बारे में। तो ये जो है सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 26 है, और वही सेक्शन सेम टू सेम 21 बीएनएसएस में है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट सेक्शन है, नो चेंज है। एनी ऑफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड, जो इंडियन पीनल कोड है वो भी अब आपको पता होगा चेंज हो गया है, बीएनएस हो गया है, यानी भारतीय न्याय संहिता हो गया। और एनी अदर स्पेशल एंड लोकल लॉ, जो कोई भी स्पेशल एक्ट होते हैं, स्पेशल लॉ होते हैं, जैसे नार्कोटिक सब्सटेंस वाले एनडीपीएस एक्ट हैं, और भी सारे एक्ट हैं बहुत सारे, जिसको आप जानते हैं, एमवी एक्ट है, और डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंटल एक्ट हैं। तो ट्राई कर सकता है कौन कोर्ट, इसके बारे में दिखा रहा है, एनी ऑफेंस अंडर द इंडियन पिनल कोड, एनी अदर स्पेशल अदर लॉ कोर्ट कैन ट्राइड बाई, कौन कौन सा कोर्ट ट्राई कर सकता है इसको, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, एनी अदर कोर्ट स्पेसिफाइड लॉ, तीनों कोर्ट इसको ट्राई कर सकते हैं। कौन कौन से ऑफेंस को, किसी भी तरह के ऑफेंस को तीन कोर्ट ट्राई कर सकते हैं। कौन कौन से कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन है, और एनी कोर्ट स्पेसिफाइड है, जो भी कोई कोर्ट जो इंडियन लॉ के द्वारा स्पेसिफाइड है, बनाया गया है, जरूरत के अनुसार बनाया गया उस कोर्ट। तो ये तीनों कोर्टों में से किसी भी कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, किस कोई भी ऑफेंस जरूरत के अकॉर्डिंग, जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग। आगे देखेंगे इसके बारे में, सेशन कोर्ट एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन, अब आगे देखेंगे इसके बारे में कि सेशन कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन क्या है। सेक्शन नंबर 193 बताता है सीआरपीसी, सेक्शन नंबर 193 सीआरपीसी का है, वही सेक्शन सेम टू सेम बीएनएसएस में यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दे रखा है।
ये 213 में यानी 213 हो गया है अब नए वाले लॉ में। तो हम देखेंगे इसको डिटेल में क्या है, सेशन कोर्ट के पास क्या पावर है और किस तरह के ऑफेंस को एक कॉग्निजेंस में ले सकता है। सेशन कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस डायरेक्टली। किसी भी तरह के अपराध को ये डायरेक्टली कॉग्निजेंस में यानी अपने संज्ञान में नहीं ले सकता है, यानी अपने संज्ञान में लेकर डायरेक्ट ट्राई नहीं कर सकता किसी भी तरह का ऑफेंस हो। तो इसको ट्राई करने का क्या सिस्टम है, यानी डिस्ट्रिक्ट का जो जज है यानी डिस्ट्रिक्ट जज है जिसके पास पावर ज्यादा है, लेकिन उसके पास केस कम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बल्क लेवल में सभी तरह के केसेस को ट्राई करेगा या फिर किसी भी केस को ट्राई करने लगेगा, एम्बुगस केस को ट्राई करने लगेगा, फिल्टर होके केस नहीं आएंगे ट्राई करेगा, तो बहुत ज्यादा लोड उस पर पड़ेगा। इसको अवॉइड करने के लिए अब इसका बाईपास किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने का प्रोसीजर बनाया गया है। वो प्रोसीजर क्या है, इट नीड टू बी कमिटेड बाय अ मजिस्ट्रेट आफ्टर कंप्लीटिंग द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। तो कोई भी मजिस्ट्रेट जो है इसको इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद लगता है उसे कि हमारे ट्राई लेवल से बाहर है और ये जो है जाना चाहिए सेशन कोर्ट को, तो वो जो है कमिट कर देता है अपने केस को आफ्टर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, मतलब बेसिक इन्वेस्टिगेशन चेक करने के बाद। जैसे कि कोई केस आता है तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, या तो वो जाएगा जेएमएफसी के पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, या फिर जेएमएससी के पास, जेएमएससी के पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, या फिर सीजेएम के पास, सीजेएम के पास चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। इन तीनों में से किसी एक के पास जाएगा वो केस, और वहां पर इसका ट्रायल होगा, बेसिक ट्रायल होगा। ट्रायल के बाद ये पता चलेगा कि का ऑफेंस जो है किस श्रेणी का है, इसका लेवल क्या है। अगर बहुत ही ज्यादा हीनियस है जैसे कि रेप है, मर्डर है, या फिर जो है असॉल्ट है, या फिर जो है कोई ऐसा क्राइम है जैसे कि आतंकवाद वगैरह का क्राइम है, या फिर नार्कोटिक्स एनडीपीएस वगैरह का क्राइम है, जिसमें सजा ग्रेटर देन 7 ईयर की हो, जिसमें पेनल्टी जो है सजा ग्रेटर देन 7 ईयर की हो, उसको जो है क्या है कमिटल करना होगा, किसको, सेशन कोर्ट को। तो ये जो कोर्ट है, ये सब कोर्ट जिसे सेशन कोर्ट को कमिट कर देंगे फिल्टर करने के बाद, इस तरफ के केस को यहाँ पर कमिट कर देंगे और कमिट करेंगे, फिर यहाँ से इसकी सुनवाई होगी, आगे की हेयरिंग शुरू होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। पावर ऑफ मजिस्ट्रेट फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस। अब पावर ऑफ मजिस्ट्रेट, डिफरेंट टाइप के मजिस्ट्रेट जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट इनकी बात हो रही है, इन मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। हमने अभी देखा पावर ऑफ सेशन कोर्ट टेकिंग कॉग्निजेंस, अब पावर ऑफ मजिस्ट्रेट हैं उनकी कॉग्निजेंस लेने की या उनकी संज्ञान लेने की क्षमता क्या क्या है। तो पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस के बारे में सेक्शन 190 से लेकर 199 यानी लगभग 10 धाराओं में दे रखा है। 10 धाराओं में ये दे रखा है, सीआरपीसी की 10 धाराओं की बात हो रही है, ये सीआरपीसी की, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यही सेक्शन 210 से शुरू होकर 222 पर खत्म होता है। इसमें डिटेल में दी गई है कि मजिस्ट्रेट के पास पावर क्या होगी, किस तरह की पावर, किस तरह के ऑफेंस को डील करने की पावर, कॉग्निजेंस को लेने की पावर होगी। आइए देखते हैं वन बाय वन। मजिस्ट्रेट आर एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बेस्ड ऑन द पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट 173 सीआरपीसी के अंतर्गत दिया गया है कि पुलिस रिपोर्ट के अंतर ये ले सकती है पावर, पुलिस रिपोर्ट देगी, या फिर कंप्लेंट बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, या फिर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द ओन नॉलेज। ये तीन तरह से कॉग्निजेंस ले सकता है ऑफेंस का। किस तरह से, तीन तरह के इनके पास मीडियम है इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के। एक तो है पुलिस ऑफिसर एफआईआर से, यानी मुकदमेबाजी, या फिर जो है थाने से कोई सूचना मिलने के बाद थाना के अधिकारी, ज्यादातर यही केस होगा, ज्यादातर इसी केस से कंप्लेन भी मिलते हैं। लगभग 99% कंप्लेन इसी से मिलेंगे, पुलिस रिपोर्ट से। पुलिस रिपोर्ट का मतलब है थाना चौकी या फिर थाने पुलिस ऑफिसर का कोई भी व्यक्ति जो अपराध को कॉग्निजेंस में लिया और फिर लाके कोर्ट में उसे सबमिट कर रहा है। दूसरा है कंप्लेंट बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। कोई भी व्यक्ति इसे कंप्लेंट डायरेक्ट जो है मजिस्ट्रेट को कर सकता है, तो वो कंप्लेंट बाय प्राइवेट इंडिविजुअल हो गया, एप्लीकेशन लिखकर और सीधा सीधा कोर्ट से ही वो केस को शुरू कर सकता है। तीसरा है इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय ओन नॉलेज। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ही लगता है कहीं पे कोई केस ऐसा है जिसको बनना चाहिए, तो वहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट खुद कॉग्निजेंस डायरेक्ट ले सकते हैं। Judicial magistrate may try the cases involving minor moderately severe offences while serious cases must be committed। यहाँ पर लिखा गया है जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं,
इन्वॉल्व कर सकते हैं ट्राई करने के लिए माइनर केसेज को, मॉडरेटली सिवियर केसेज को। मॉडरेटली सिवियर का मतलब वो केस जो 7 साल से कम की सजा वाले हैं। वाइल सीरियस ऑफेंसेज, जो ज्यादा ही सीरियस ऑफेंसेज है, उनको क्या है, कमिट करना है किसको, सेशन कोर्ट को कमिट कर देना है। तो ये बात लिखी गई है। इसके बाद सेक्शन नंबर 209 बताता है कमिटल के बारे में, यानी केस को कैसे कमिट किया जाएगा, क्या प्रोसीजर होगा उसका। 209 में डिफाइन किया गया है। 209 में बताता है सेक्शन को कैसे कमिट किया जाएगा। तो आइए देखते हैं बिना लेट किए हुए इसके बारे में। अगर आपको देखना है ये थोड़ा सा डिटेल में और देखना चाहते हैं, तो मैं सीधा सीधा बीएनएस पे ले चलता हूँ। बीएनएस और आईपीसी के कंपैरिजन वाले चार्ट में ले चलता हूँ और दिखाता हूँ 210 से 222 तक कैसे डिफाइन है। तो 210 यानी 190, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय द मजिस्ट्रेट। 2011 में लिखा गया है कि मजिस्ट्रेट कैसे कॉग्निजेंस लेंगे इसके बारे में। फिर लिखा गया है दूसरा, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का जो एप्लीकेशन है वो ट्रांसफर कैसे होगा एक लोग से, एक मजिस्ट्रेट कोर्ट से दूसरे मजिस्ट्रेट कोर्ट को। तीसरा, मेकिंग ओवर द केसेज फॉर द टू मजिस्ट्रेट। ये मेकिंग ओवर द केसेज टू मजिस्ट्रेट इसके बारे में दिया गया। फिर यहाँ कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन कब कॉग्निजेंस लेगा इसके बारे में 213 में दिया गया है, यहाँ वाले में, नए वाले में, और इसमें 193 में। इसलिए 194 एडिशनल एंड असिस्टेंट सेशन जज क्या कौन से केस को ट्राई कर सकते हैं इसके बारे में। फिर 195 के बारे में ये देखिए, प्रोसिक्यूशन कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी पब्लिक सर्वेंट, ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक जस्टिस और फॉर ऑफेंस अगेंस्ट रिलेटिंग डॉक्यूमेंट गिवन एविडेंस, इसके बारे में दिया गया। फिर प्रोसीजर ऑफ विटनेस थ्रेटनिंग के बारे में है। ऐसे ही ये सारी चीजें, तो आपको लगभग एक आइडिया लग जाएगा। जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको आप समझ पाएंगे। आइए देखते हैं, जो हम पढ़ रहे थे उस पे जाते हैं। सेक्शन नंबर 213 के बारे में। सेक्शन नंबर 213 अभी हमने देखा, सॉरी 209, सेक्शन नंबर 209 कमिटल ऑफ केस। इसको यहाँ पर एज इट इज देख लीजिए एक बार। सेक्शन नंबर 209 कमिटल ऑफ केस के बारे में। 209 में हम चलते हैं, तो 209 बताता है क्या। 209 जो नए वाले में 232 हो गया है, कमिटल ऑफ केस कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्राइबल बाय एक्सक्लूसिवली बाय। मतलब केस को कब कमिट किया जाएगा, उसके लिए क्या प्रोसीजर है। जब ये डिसाइड कर लेते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट डिसाइड कर लेता है कि ये केस हमारे ट्राई के लेवल से बाहर है, यानी उसकी पनिशमेंट की जो वो है वो 7 ईयर से ज्यादा है, तो हम इस केस को सीधा सीधा वो लोग कमिट कर देते हैं। कमिट किसको करेंगे, वो करेंगे सेशन कोर्ट को। तो फॉर सीरियस ऑफेंसेज पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजन वर्थ 7 ईयर कैन बी, केस मस्ट बी कमिटेड बाय द मजिस्ट्रेट टू अ सेशन कोर्ट। मजिस्ट्रेट कोर्ट से ये सेशन कोर्ट में कमिट हो जाएगी और कंप्लीट होगी। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सेशन कोर्ट को सबमिट करेंगे। ये बताता है 209, और अभी करंट में ये जो है 2013 में है। तो ये थोड़ा सा कोरिलेट करते हुए आप पढ़ते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसका नेक्स्ट टॉपिक है ज्यूरिडिक्शन, सेंटेंस एंड पेनल्टीज। ज्यूरिडिक्शन और सेंटेंस और पेनल्टी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। किसका ज्यूरिडिक्शन क्या है, सेंटेंसिंग पावर क्या है, पेनल्टीज क्या दे सकते हैं। तो हायरार्की इन द सेंटेंसिंग पावर, ईच कोर्ट हैज द सेंटेंसिंग पावर दैट कोरिलेट विथ इट्स लेवल। अलग अलग लेवल का कोर्ट है, जैसे कि आपने देखा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और इसके ऊपर आपने देखा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके बाद देखा सेशन कोर्ट। तो इन सब की अलग अलग पावर है, अलग अलग सेंटेंसिंग पावर। फॉर इंस्टेंट व्हाइल सेशन जज कैन इम्पोज डेथ पेनल्टी, सेशन कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट जज कुछ भी डेथ पेनल्टी से लेकर कोई भी सजा दे सकते हैं। मतलब कानून में जितनी भी सजा है उतनी में से कोई भी सजा दे सकते हैं। कौन, वो जो है सेशन कोर्ट के जज, सेशन जज जो होते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। लोअर मजिस्ट्रेट कैन ओनली इम्पोज लिमिटेड इम्प्रिजनमेंट और फाइन। लोअर मजिस्ट्रेट कोर्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, लिमिटेड इम्प्रिजनमेंट और फाइन यानी 7 ईयर से कम की सजा को देखते हैं, और उनका फाइन भी 10,000 या उससे कम का देखते हैं। सेंटेंसिंग फॉर स्पेसिफिक ऑफेंसेज, सर्टेन ऑफेंसेज हैव mandated procedure for sentencing where court must commit the matter to the higher court offense severity and exceed the sentencing power। तो सेंटेंसिंग पावर के अकॉर्डिंग अगर किसी कोर्ट को लगता है मैंडेट प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कि जब भी कोई लोअर कोर्ट जिसके पास पावर नहीं है
उस कोर्ट को, उस केस को ट्राई करने की, यानी उस कोर्ट के बियॉन्ड चली गई है ऑफेंस। जैसे कि अभी डिसाइड कर दिया मैंने कि 7 ईयर वाला केस है, 7 ईयर से कम हो या 3 ईयर से कम हो, उस केस का अलग अलग कॉग्निजेंस है। तो वो जो है एक दूसरे को आपस में ट्रांसफर कर देंगे केस को कि आप मेरे ट्राइबल लेवल से बाहर है तो आप देखिए। तो इस तरह से वो कमिट हो जाती है फाइलें। ठीक है, आगे देखेंगे स्पेशल कोर्ट अंडर सीआरपीसी। सीआरपीसी के अंतर्गत एक प्रोविजन है जिसमें स्पेशल कोर्ट बनाई जा सकती है। स्पेशल कोर्ट का मतलब है कि जरूरत के अनुसार बनाई गई कोर्ट। जब भी कहीं लगता है कोई स्पेशल लॉ के अंतर्गत कोई कोर्ट की जरूरत है, जैसे एनआईए कोर्ट हो गया, एनआईए कोर्ट, या फिर जो है लोकल रीजनल कोई कोर्ट हो गया, जैसे इलेक्शन वगैरह के, इलेक्शन कमीशन वगैरह के केस को डील करने के लिए, या फिर और बहुत सारे ऑफेंस हो गए। तो इसमें जो है क्या होगा, इन एडिशन टू रेगुलर रेगुलर कोर्ट सीआरपीसी अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट एज अथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ट्राई द स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेज। जैसा कि हमने देखा, एनआईए कोर्ट क्या करेगा, पैसों से रिलेटेड मैटर को डील करता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत जो केस आते हैं उसको एनआईए कोर्ट डील करता है। एनआईए कोर्ट में जो होगा वो पैसे से रिलेटेड मैटर होगा। तो ये स्पेशल कोर्ट हो गया, अलग से डिजाइन कर दिया गया है। कौन डिजाइन किया हुआ है? ये स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट जैसा भी लगेगा उसको जरूरत उसके अनुसार डिजाइन कर देगी एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए अलग से कोर्ट, और वो उसी केस को ट्राई करेगा वहां पर। ठीक है, दीज कोर्ट्स में इनहेंस द पावर टेलर द स्पेसिफिक केसेज एक्सीडिंग एक्सपेडिंग द लीगल प्रोसेस। इससे क्या होगा, लीगल प्रोसेस थोड़ा सा तेजी से हो जाएगा, जल्दी से फास्ट स्पीडी रिडेसल हो जाएगा। तो इसके लिए हमने जो है अलग से व्यवस्था कर दी जाती है, गवर्नमेंट करती है समय समय पर। अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द प्रोसेस ऑफ अरेस्ट बेल एंड क्रूसियल आर क्रूसियल। अरेस्ट करना और बेल देना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्रूसियल मैटर है, प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल राइट while enabling the criminal justice in the system operating effectively। and here is a brief explanation अबाउट द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। अरेस्ट के बारे में अब हम देखेंगे, और इस अरेस्ट के बारे में और इस बेल के बारे में हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखने वाले हैं, डिटेल में देखेंगे और समझेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद आपको, और होप करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी डिटेल में। और हो सके तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना आप जो है सपोर्ट करेंगे उतना ही हमारा मोटिवेशन क्रिएट होगा, और उतना ही जल्दी जल्दी हम वीडियो को इफेक्टिव वे में प्रेजेंट करेंगे आपको, जिससे आप इसको जो है स्टडी करके अच्छे से अपने पेपर को प्रेजेंट कर पाएं। धन्यवाद।